गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड को हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। अब इसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिमांड है वो कंज्यूमर पर आधारित है। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? हम और आप क्या है? उपभोक्ता मतलब वो सभी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि वस्तुओं तथा सेवाओं का जो उपभोग करते हैं या जो कंजप्शन करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड में हम इसकी मीनिंग पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो होता क्या है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम 5 पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। पहला है आपका डिजायर ऑफ कमोडिटी। डिजायर मीन्स इच्छा। सेकंड, एबिलिटी टू बाय इट, क्षमता। विलिंगनेस टू पे फॉर इट, तत्परता। एट द गिवन प्राइस, कीमत। इन द गिवन टाइम, समय। इन पांचों तत्वों को मिला के या इन पांचों पॉइंट्स को मिला के इकोनॉमिक्स टर्म में एक डिमांड क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि जो इच्छा या जो डिजायर है, ये अगर बात करें तो केवल हम इच्छा या डिजायर को ही डिमांड क्यों नहीं समझ सकते? तो इसका सिंपल सा रीजन है। मान लो एक गरीब व्यक्ति है या एक भिखारी है जिसके पास बहुत कम पैसे हैं या पैसे हैं ही नहीं, और वो ये इच्छा करता है कि उसके पास एक मर्सिडीज गाड़ी हो या एक बंगला हो। तो क्या केवल उसके इच्छा करने से उसके पास गाड़ी या वो बंगला उसके पास आ जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा क्या है? हमारी एक फीलिंग है कि हमें वो चीज चाहिए, लेकिन इच्छा करने से ही केवल हमें वो चीज मिल नहीं जाती है, तो ये डिमांड कैटेगरी में नहीं आएगा। अब बात करते हैं एबिलिटी टू बाय इट। अब एबिलिटी टू बाय मतलब कि उस वस्तु को खरीदने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। बिना क्षमता के या बिना रिसोर्सेस के या पैसे के अगर हम कोई चीज चाहें कि वो हमारे पास आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। विलिंगनेस टू पे फॉर इट, तत्परता होनी चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि मान लो कंजूस व्यक्ति है। उस कंजूस व्यक्ति के पास रिसोर्सेज है, पैसे भी हैं, डिजायर भी, उसको चीज चाहिए भी, लेकिन वो उस पैसों को खर्च ही नहीं करना चाहता है। तो जब वो उस पैसे को खर्च ही नहीं करना चाहता है, उस पैसों को खर्च करने के लिए तत्पर ही नहीं है, तो वो उस डिमांड कैटेगरी में नहीं आएगी। इसके बाद एक आपका पॉइंट आता है प्राइस, एट द गिवन प्राइस। एट द गिवन प्राइस मीन्स कि जो भी उस वस्तु की कीमत है, अगर आपको कार खरीदनी है तो कार की कीमत 2 लाख से 3 लाख रुपए होती है, और अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप उस 100 रुपए में कार नहीं खरीद सकते। तो इकोनॉमिक्स टर्म में डिमांड के लिए आपके पास वो क्षमता या वो कीमत पे करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, या जो कीमत निर्धारित की गई है वो कीमत आपको देनी पड़ेगी, तभी वो डिमांड कैटेगरी में आएगा। अगला है आपका इन अ गिवन टाइम, मतलब कि जिस समय आपको उस वस्तु की जरूरत है उस समय आप उस वस्तु को खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बारिश का सीजन है, तो बारिश के सीजन में आप रेनकोट की डिमांड करोगे, लेकिन बारिश चले जाने के बाद आप रेनकोट की डिमांड नहीं करोगे। तो इस तरीके से उस रेनकोट की डिमांड कब होगी? जब बारिश आएगी। तो डिमांड, उस रेनकोट की डिमांड की बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम हम देख रहे हैं, एक समय अवधि में जब हमें उस चीज की जरूरत पड़ रही है तब हम क्या कर रहे हैं? उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स टर्म्स में बात करें डिमांड की, तो एक जो डिमांड है उसमें आपकी इच्छा, क्षमता, तत्परता, कीमत, समय अवधि, ये सारी चीजें मिलकर डिमांड को क्रिएट करती हैं। और अब डिमांड कौन करता है? डिमांड एक कंज्यूमर करता है। और किस पर्पज से? कंजप्शन पर्पज से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंज्यूमर कौन है? हम और आप सब क्या है? कंज्यूमर है। क्यों कंज्यूमर है?
क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि जो वस्तु हैं तथा सेवाएं हैं उसका हम उपभोग करते हैं, तो हम कौन होंगे? कंज्यूमर होंगे। अब डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में डिमांड होती क्या है। डिमांड, market demand refers to the quantity of a commodity that all the consumers are willing and able to buy at the particular time during the given time period। मतलब मांग एक वस्तु की मात्रा को संदर्भित करती है। क्या है? वस्तु की मात्रा, गुड्स की क्वांटिटी को बताती है, जिसे सभी उपभोक्ता मतलब जितने भी कंज्यूमर हैं एक निश्चित समय के दौरान मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड किसी विशेष मूल्य पर खरीदने के सक्षम होते हैं। मतलब कि उसके लिए एक प्राइस को देने के लिए सक्षम होते हैं, तभी वो वस्तु डिमांड कैटेगरी में आएगी या तभी वो डिमांड कहलाएगी। अब एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, क्वांटिटी, वो हम कैसे बताएंगे कि वो डिमांड या क्वांटिटी को हम किस तरीके से मिलाएंगे या किस तरीके से दोनों कॉम्बिनेशन के थ्रू हम डिमांड के डिफाइन कर सकते हैं। तो जो डिमांड है, डिमांड बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी पर आधारित होती है। ये दो ही एलिमेंट्स हैं जो डिमांड को क्रिएट करते हैं। एक तो किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। ठीक है, तो डिमांड में जो दो मुख्य बिंदु हैं वो है कीमत और उसकी मात्रा में संबंध, मतलब उसके प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन क्या है। डिमांड की बात करें तो जो कंज्यूमर होते हैं वो कब किसी गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे? जब उस वस्तु की कीमत कम होगी। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती जाएगी हम उस वस्तु की मांग को बढ़ाते जाएंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो आप एक पेन परचेज करने जा रहे हैं। पहले वो पेन कितने हैं? 5 रुपीज की है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 5 रुपीज अगर उसकी कीमत है तो आप क्या करोगे? उस पेन की एक ही क्वांटिटी परचेज करोगे। ठीक है, मान लो उस पेन की कीमत गिरकर 3 रुपए हो जाती है, तो 3 रुपए में आप क्या करोगे? कीमत गिरी तो आप उसकी क्वांटिटी क्या करोगे? बढ़ा दोगे। ठीक है, अब उस पेन की कीमत और गिर जाती है, मान लो 2 रुपए की होगी पेन, तो 2 रुपए में आप क्या करोगे? उसकी क्वांटिटी को और बढ़ा दोगे। मतलब कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती जाती है हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं। मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है। कीमत और उसके मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब ऋणात्मक संबंध मतलब कि जब किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो हम उसकी मात्रा कम खरीदेंगे। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद एक नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी डिमांड होता है। इससे पहले हमने पढ़ा डिमांड। अब क्वांटिटी डिमांड मतलब कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा का हम क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। Quantity demand is a terms used in economics to describe the specific amount of a goods or services that consumer demand against a specific price over a given interval of the time। मतलब मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। मतलब क्वांटिटी डिमांड क्या है? जो उस विशेष क्वांटिटी की है जो हम विशिष्ट कीमत पर खरीद रहे हैं। मतलब कि उसमें ना बहुत ज्यादा प्राइस हो ना बहुत कम प्राइस हो, एक ऐसा मिनिमम प्राइस जिस पर हम उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो होता है क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। मांग अनुसूची और मांग वक्र। अनुसूची मीन्स, डिमांड शेड्यूल मीन्स कि जब हम प्राइस और क्वांटिटी को जब एक टेबुलर फॉर्म में, एक शेड्यूल फॉर्म में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डिमांड शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी
शेड्यूल क्या होता है? एक अनुसूची होती है जिसमें हम डिमांड की प्राइस और उसकी क्वांटिटी, मतलब डिफरेंट जितनी आपकी प्राइस है और उसकी क्वांटिटी को हम एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका शेड्यूल कहलाता है। अब जो मांग अनुसूची है, मांग अनुसूची क्या है? वह तालिका है जो कीमत तथा मांगी गई मात्रा से संबंधित है। मतलब कि जो हम अनुसूची बनाते हैं, जो टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हम किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा को एक तालिका के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, वो आपकी कहलाती है शेड्यूल या अनुसूची। अब इस शेड्यूल अनुसूची को या डिमांड शेड्यूल अनुसूची को हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक पहला आपका हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और दूसरा है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल या बाजार मांग अनुसूची। अब देख लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक्चुअल में होता क्या है। जब किसी एक कंज्यूमर के द्वारा किसी वस्तु की डिफरेंट कीमतों में जो उसकी डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड की जाती है, तो वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं कि एक पीएक्स प्राइस ऑफ एक्स गुड, मतलब एक वस्तु है, आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्स लिया है। चाहे तो आप जो भी आप गुड्स कंजप्शन कर रहे हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, पेन हो गया, टॉफी हो गया, हम एक टॉफी ले लेते हैं कि मान लो एक इक्लेयर्स है। पी क्या है? प्राइस है किसकी? एक्स मीन्स इक्लेयर्स। इक्लेयर्स एक टॉफी है जिसकी कीमत दी हुई है, ये कीमत दी हुई है और ये इक्लेयर्स की क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में इंडिविजुअल डिमांड कैसे हुआ। मान लो आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है, एक कंज्यूमर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उस इक्लेयर्स की कीमत जब 1 रुपए है तो हमने उसकी 4 क्वांटिटी की डिमांड की, मतलब 1 रुपए कीमत पर हमने 4 इक्लेयर्स खरीदी। ठीक है, अब उस इक्लेयर्स टॉफी की कीमत बढ़ के 2 रुपए होगी। ठीक है, तो 2 रुपए कीमत होने पर हमने क्या किया? उसकी क्वांटिटी कम करके 3 कर दी। ऐसे ही जब उस इक्लेयर्स टॉफी की कीमत 3 रुपए हुई तो उस 3 रुपए में हमने उसकी क्वांटिटी और कम कर दी, और जब 4 रुपए की कीमत हो गई इक्लेयर्स की तो हमने उसकी क्वांटिटी और कम कर दी। तो ये जो आप इक्लेयर्स टॉफी की प्राइस और क्वांटिटी में जो रिलेशन देख रहे हो, ये क्या है? केवल एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि एक व्यक्ति ने उस टॉफी की डिफरेंट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड की है। ठीक है, तो ये क्या है? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो रही है। अब रिलेशन देख लेते हैं कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है? प्राइस। जब प्राइस क्या होती है? कम होती है, तो वो क्या करता है? उसकी डिमांड ज्यादा करता है, और जब प्राइस ज्यादा होती है तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड कम कर देता है। मतलब कि अगर रिलेशन की बात करें तो इसमें नेगेटिव रिलेशन देखा जाता है, और इस प्राइस और क्वांटिटी के जो टेबुलर फॉर्म आप देख रहे हो, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा जो डिमांड की जा रही है, उसको हमने जब प्राइस और उसकी क्वांटिटी को एक टेबल में प्रेजेंट कर दिया, एक अनुसूची में प्रेजेंट किया, तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या व्यक्तिगत मांग अनुसूची के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमने कीमत और उसकी मात्रा में संबंध को बताया है कि अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो हम उसकी मात्रा कम मांगते हैं। ठीक, और अगर उसकी कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग हम ज्यादा करते हैं। तो मतलब किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। अब देख लेते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। यह आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब बाजार में एक से अधिक कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जाती है, तो वो और उस डिमांड को जब हम एक अनुसूची के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो अनुसूची के माध्यम से जो प्रेजेंट किया जाता है वो आपका कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल या बाजार मांग अनुसूची। अब यहाँ देखते हैं कि पीएक्स क्या है? वो एक्स गुड्स की प्राइस या इक्लेयर्स, जो हमने गुड्स मान लिया इक्लेयर्स, तो वो इक्लेयर्स की कीमत दी हुई है
और इसी इक्लेयर्स को मार्केट डिमांड शेड्यूल में पीएक्स जो है, ये क्या है, इक्लेयर्स जो हमने गुड माना है, ये उसकी कीमत दी गई है और इसी कीमत पर कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी जो है वो कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। ये हम एक बार देख लेते हैं कि मान लो इक्लेयर्स टॉफी की कीमत जब 1 रुपए है तो कंज्यूमर ए ने इसकी 4 क्वांटिटी की डिमांड की या 4 टॉफी खरीदी, और जो कंज्यूमर बी है, मतलब जो दूसरा कंज्यूमर है, उसने 5 टॉफी खरीदी। 1 रुपए कीमत पर कंज्यूमर ए के द्वारा 4 टॉफी और कंज्यूमर बी के द्वारा 5 टॉफी खरीदी गई। तो मार्केट डिमांड को हम कैसे करेंगे कि कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के द्वारा जो 1 रुपए की कीमत पर जितनी टॉफी खरीदी गई, अगर हमने उसको ऐड कर दिया या प्लस कर दिया तो वो हमारा मार्केट डिमांड आ जाता है या मार्केट डिमांड कहलाता है। मतलब कि जब बाजार में एक से ज्यादा कंज्यूमर उस कीमत पर, ठीक है, कीमत यहाँ पर क्या हो रही है, उसी कीमत पर जितनी क्वांटिटी की डिमांड करते हैं वो टोटल क्वांटिटी मार्केट डिमांड में आ जाती है या मार्केट डिमांड में इंक्लूड की जाती है। अब देखते हैं दूसरा कि जब इक्लेयर्स की कीमत बढ़ के 2 रुपए हो गई तो कंज्यूमर ए के द्वारा उपभोक्ता ए ने इसकी 3 मात्रा खरीदी और उपभोक्ता बी ने 4 मात्रा खरीदी, तो इसका मार्केट डिमांड कितना हुआ, 7। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब जब इसकी कीमत और बढ़ गई तो कंज्यूमर ए के द्वारा 2 टॉफी खरीदी गई और कंज्यूमर बी के द्वारा 3 टॉफी खरीदी गई और इसका मार्केट डिमांड कितना हुआ, 5। मतलब बाजार में जब उस टॉफी की कीमत 3 रुपए थी तो उसकी जो मार्केट डिमांड हुई वो 5 हुई, मतलब 5 टॉफी खरीदी गई। और जब इसकी कीमत और बढ़ गई, 4 रुपए हो गई, तो कंज्यूमर ए ने इसकी एक मात्रा खरीदी और बी ने 2। तो ये हमारा हो गया 3 मार्केट डिमांड। मतलब मार्केट डिमांड क्या है, जो कीमत पर, जो दी हुई कीमत होती है या उस कीमत पर जब एक से ज्यादा कंज्यूमर के द्वारा या उपभोक्ताओं के द्वारा जो डिमांड की जाती है, जब उन सबको जोड़ दिया जाता है तो वो मार्केट डिमांड की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये आपका हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब बात करते हैं डिमांड कर्व या मांग वक्र। डिमांड कर्व क्या है? द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन that show the relationship between product price and the quantity demand। मतलब मांग वक्र क्या है? मांग वक्र एक ग्राफिक प्रस्तुति है। मतलब कि जो हमारे पास शेड्यूल है, जो हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा, उस डिमांड शेड्यूल को जब हम एक ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के रूप में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मांग वक्र कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं कि ग्राफिक प्रस्तुति है जो उत्पाद की कीमत और मांग की गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है कि जो वो वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु की कीमत और मांग मात्रा, ठीक है, कि उसकी जो कीमत है पीएक्स, जो हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल में, पीएक्स और क्यूएक्स, जो हमने एक तालिका के थ्रू पढ़ा था, एक तालिका में पढ़ा था। जब उस तालिका में कीमत और मात्रा को एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है तो वो मांग वक्र या डिमांड कर्व कहलाता है। ये मांग वक्र को हमने डिमांड कर्व को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। मतलब व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। जब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जाती है तो वो, और उसको जब हम एक ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। जैसे आपने देखा कि जो हमने शेड्यूल बनाया था उसमें प्राइस था और क्वांटिटी थी, तो जब हमने प्राइस और क्वांटिटी को एक ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया, ये यहाँ पर देखो, ये इसकी कीमत दी गई है, ये जो ओ वाई है, ओ वाई पर कीमत प्राइस और ओ एक्स पर क्या है, क्वांटिटी गिवन है या उसकी मात्रा दी गई है। जब कीमत, इसमें कीमत 1 2 3 4 5 और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी दर्शाई गई है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की क्या होती है, कीमत बढ़ रही है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है,
कम हो रही है। तो उसको हमने क्या किया है, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया है, उसी प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को। अब देखते हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में हमने शेड्यूल पढ़ा था कि शेड्यूल में हमने जब एक से ज्यादा कंज्यूमर के द्वारा क्या की जाती है, बाजार मांग की जाती है उसी कीमत पर, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अब उसी शेड्यूल को जब हम कर्व के रूप में प्रेजेंट करते हैं या ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। अब ये देखो आप, ये आपका कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व हो गया तो कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व हो गया, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। अब यहाँ आपने देखा होगा कि कंज्यूमर ए ने जब एक्स या वो इक्लेयर्स टॉफी की 5 रुपए कीमत थी तो उसने एक टॉफी खरीदी, ठीक है। और कंज्यूमर बी ने क्या किया, जब उसकी 5 रुपए कीमत थी तो उसने दो टॉफी खरीदी। इसी तरीके से जब उसकी कीमत कम हुई, उस टॉफी की कीमत कम हुई, तो जो हमारा कंज्यूमर ए है या उपभोक्ता ए है उसने 2 टॉफी खरीदी और उसी कीमत पर कंज्यूमर बी ने 3 टॉफी खरीदी। तो अब इसका मार्केट कर्व कैसे हो जाएगा कि जब हमने 5 रुपए पर कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 के जो टोटल क्वांटिटी मांगी गई थी या जो टोटल क्वांटिटी की डिमांड की, जब हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3, ठीक है। ये 3 मात्रा मार्केट में खरीदी गई। तो इस तरीके से हमारा जब हमने कंज्यूमर ए और कंज्यूमर के 2 के द्वारा जो भी डिमांड की गई है उसी कीमत पर, कीमत चेंज नहीं होती इसमें, कीमत वही होती है, तो उसी कीमत पर जब एक से ज्यादा कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जाती है तो वो मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। और कर्व कब कहलाएगा, जब इसको ग्राफ में प्रेजेंट किया जाएगा। ये देखो आप, इसमें ग्राफ में प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें एक चीज और देखने की बात है कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है ये ज्यादा फ्लैटर होता है। यहाँ देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ये आपका फ्लैटर जो है ये ज्यादा चपटा दिख रहा है। इसके बाद आपका आ जाता है मांग के निर्धारक तत्व या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते क्या है या मांग के निर्धारक तत्व क्या है? कुछ ऐसे तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो गया ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत। अब ये वस्तु की अपनी कीमत मतलब कि वो वस्तु जिसका हम कंजप्शन कर रहे हैं उसकी जो कीमत दी रहती है उसी कीमत पर क्या करते हैं हम, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी को खरीदते हैं, ठीक है। मान लो कि एक पेन है, ठीक है, तो उसी की पेन की कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो उसकी मात्रा मांगी जाती है तो वो क्या कहला जाता है, वस्तु की अपनी कीमत। मतलब वस्तु की अपनी कीमत के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, उसका एक निर्धारक तत्व कहलाता है। जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत या उस पेन की कीमत बढ़ रही है तो उसकी कम मात्रा मांगी जा रही है, और अगर उसकी कीमत कम हो रही है तो उसकी ज्यादा मात्रा मांगी जा रही है। मतलब कि उस वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में ऋणात्मक संबंध या नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब अगर पेन की कीमत बढ़ रही है तो हम पेन की मांग कम करेंगे, और अगर पेन की कीमत कम होगी तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। सेकंड आपका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब ये संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनका आपस में रिलेशन होता है या आपस में संबंधित होती हैं, ठीक है, उसकी कीमत का भी मांग पर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है या मांग को निर्धारित करती है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या आ जाएगा, पहला है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकंड आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। अब प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय और कॉफी हो गई, ठीक है, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब एक की प्राइस इंक्रीज होने के कारण दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कौन कौन से हो सकते हैं, आपकी चाय हो गई, कॉफी हो गई, पेन हो गया,
जेल पेन, बॉल पेन हो गया आपका, इसके अलावा आपका पेंसिल और पेन हो गया, मतलब ऐसी वस्तुएं जिसको हम क्या कर सके, प्रतिस्थापित कर सके, मतलब एक के स्थान पर उसको दूसरे को इस्तेमाल कर सके। अगर एक की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी जगह दूसरी वस्तु ढूंढे कि हम उसके एवज में कौन सी वस्तु का कंजप्शन कर सकते हैं, तो वो होता है प्रतिस्थापन वस्तु। अब प्रतिस्थापन वस्तु का जो वो प्रतिस्थापन वस्तु जो होती है उसमें संबंध देख लेते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु में क्या होता है, अगर किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जा रही है। अब सेकंड देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं। ठीक है, इनकी मांग एक साथ की जाती है। जो ये पूरक वस्तुएं होती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, इनकी डिमांड हम एक साथ करते हैं और ये मिलकर क्या करती हैं, डिमांड को पूरा करती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुओं में आती है, जैसे कार और पेट्रोल हो गया, इंक और स्याही हो गई, ये आपका क्या हो जाता है, ये पूरक वस्तुएं होती है, मतलब इनका एक साथ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कार की प्राइस इंक्रीज होते ही हम क्या करेंगे, या पेट्रोल की कीमत इंक्रीज हो रही है तो हम कार की डिमांड कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे पेट्रोल की प्राइस ज्यादा हो रही है तो हम टाल देते हैं ना कि भाई अभी पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो हम थोड़े टाइम के बाद क्या करेंगे, कार को परचेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का कार की मांग पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये दोनों भी क्या करती हैं, मांग को निर्धारित करती हैं, इनका मांग पर इफेक्ट डाल रही हैं। थर्ड है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी क्या करती हैं, डिमांड पर इफेक्ट डालती हैं, डिमांड को निर्धारित करने का काम करती हैं। अब कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो इनकम दो तरीके के गुड्स पर इफेक्ट डालती है। एक तो आपका नॉर्मल गुड्स हो जाता है और सेकंड आपका इंफीरियर गुड्स हो जाता है। अब नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है, सामान्य वस्तुएं जो हम और आप रोजमर्रा की जरूरतों में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें पेन हो गया, पेंसिल हो गई, आप जो खाने पीने के सामान होती है, वो सारी चीजें नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, अब घटिया वस्तुएं या इंफीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसका हम जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है, जो मोटे अनाज वगैरह हो गए, ये आपके सबके इंफीरियर गुड्स में आते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। ज्यादातर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कौन करते हैं, जिनकी इनकम कम होती है। अब इन दोनों का हम कंज्यूमर की इनकम से रिलेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये दोनों गुड्स कंज्यूमर की आय बढ़ने से प्रभावित होते हैं। तो नॉर्मल गुड्स के बारे में अगर बात करें तो अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है या उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, वो सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ा देता है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कर रहा है, उसकी डिमांड को बढ़ा दे रहा है। मतलब इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है कि आय बढ़ने के साथ साथ सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगती है। ठीक है, अब इंफीरियर गुड्स को देख लेते हैं कि इंफीरियर गुड्स में क्या होता है। इंफीरियर गुड्स में जब कंज्यूमर की आय बढ़ने लगती है तो वो क्या करता है, इसकी डिमांड कम कर देता है। क्यों कम करता है, उसे ये लगता है कि जब मेरी आय बढ़ रही है या इनकम ज्यादा हो रही है तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो सामान्य वस्तु पर शिफ्ट हो जाता है। वो अच्छी क्वालिटी का कंजप्शन करने लगता है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को परचेस करता है। फॉर एग्जाम्पल आटे का ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर पैकेट वाला आटा ले रहे हैं तो वो आपके नॉर्मल गुड्स में आ जाएगा, और अगर जो हम आटे की वाले की दुकान के यहाँ से लेते हैं जो जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है, वो आपकी इंफीरियर गुड्स में आ जाता है। तो जो एक कंज्यूमर है अगर उसकी आय बढ़ जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स या जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का आटा है उसके कंजप्शन को कम करके वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। वो सामान्य वस्तुओं का कंजप्शन बढ़ा देगा और इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन को कम कर देगा। तो जो इंफीरियर गुड्स होते हैं इसकी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो क्या करता है, उसकी डिमांड कम कर देता है। और नॉर्मल गुड्स में अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है
तो वो उसकी डिमांड भी इंक्रीज कर देता है। तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन हो गया सामान्य वस्तुओं में, और घटिया वस्तुओं में नेगेटिव रिलेशन होता है। किसमें? मांग के निर्धारक तत्व में जो आपका अगला है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि तथा प्राथमिकता। जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी क्या करती हैं? मांग को निर्धारित करने का काम करती हैं। अब कैसे करती हैं? कई बार क्या होता है, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आने लगता है या हमें दिखता है। कैसे? जैसे एडवर्टाइजमेंट से हम इफेक्ट हो जाते हैं, उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, अपनी जो डिमांड है वो चेंज कर देते हैं, है ना। अगला है सीजन के अकॉर्डिंग या फैशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होने लगता है डिमांड, या जो आपके गुड्स होते हैं उसकी डिमांड भी चेंज होने लगती है। जैसे फैशन चेंज होता है, जैसे लंबे कुर्ते की जगह आपके शॉर्ट कुर्ते आ गए, शॉर्ट कुर्तों की डिमांड होने लगी, या फैशन चेंज हुआ, तो हमने क्या किया कि हमने अपनी डिमांड को शिफ्ट कर दिया। हमने लॉन्ग सूट से हमने कहा आगे शॉर्ट सूट पर पहुंच गए। तो क्या होता है, वो भी उसका डिमांड पर यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। या सीजन पर भी सीजन चेंज हो रहा है तो उसका भी हमें क्या करना देखने को मिलता है, डिमांड का उस पर इफेक्ट देखने को मिलता है। या जो टेस्ट है या प्रेफरेंस है वो भी क्या करती है, डिमांड को निर्धारित करती है, उसका भी इफेक्ट क्या होता है, डिमांड पर देखने को मिलता है। अगला है आपका एक्सपेक्टेशन या संभावनाएं। इन फ्यूचर अगर किसी वस्तु की शॉर्टेज होने वाली है, या हमें लग रहा है कि कोई वस्तु क्या हो रही है, कम मिलने वाली है या उसकी कमी होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, है ना। जैसे कि प्याज की कीमतें क्या होती हैं, एक टाइम बाद बढ़ने लगती हैं, या एक सीजन होता है जिसमें हमें पता रहता है या संभावना होती है कि आने वाले टाइम पीरियड में प्याज की शॉर्टेज होने वाली है, या बारिश के कारण या बहुत ज्यादा गर्मी के कारण क्या हुआ, प्याज का उत्पादन कम हुआ। तो प्याज का उत्पादन कम होने के कारण ये संभावना है कि फ्यूचर में या आने वाले टाइम में क्या होगा, प्याज की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस कारण से, इन संभावनाओं के कारण हम क्या करते हैं, करंट टाइम में ज्यादा कीमत पर हम क्या करते हैं, उस गुड्स या उस प्याज की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन या जो संभावनाएं होती हैं ये भी क्या करती हैं, डिमांड को निर्धारित करती हैं। ठीक है। अगला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार और संरचना। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण उस कंट्री में गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर पॉपुलेशन कम है तो वहां पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कंपोजिशन की बात करें या संरचना की बात करें तो उस जनसंख्या में मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन मेल पर्सन की ज्यादा है, फीमेल या बच्चों की। अगर मेल पर्सन की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मेल या जो पुरुष वर्ग होता है उसके रिगार्डिंग जो डिमांड होती है, उन वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि महिलाओं पॉपुलेशन ज्यादा है या महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो महिलाओं से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उसकी डिमांड भी इंक्रीज होने लगती है। तो इस तरीके से जनसंख्या का आकार और संरचना भी मांग को निर्धारित करते हैं, इनका भी प्रभाव मांग पर देखने को मिलता है। अगला है सीजन एंड वेदर, मौसम और जलवायु जब परिवर्तित होती हैं तो इनके परिवर्तन होने के साथ साथ डिमांड भी चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है, जैसे बारिश के सीजन में हम क्या करते हैं, छाते और रेनकोट की डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि हम ठंडी में या गर्मी में रेनकोट या छाते की डिमांड कर रहे हैं, नहीं ना, ज्यादा नहीं करते हैं या डिमांड नहीं करते हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज हुआ। अब ठंड के मौसम में हम क्या करते हैं, गर्म कपड़ों की डिमांड करते हैं, तो गर्म कपड़ों की डिमांड हम गर्मी में तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब वेदर चेंज होता है या सीजन चेंज होता है तो उस अकॉर्डिंग डिमांड भी क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो ये भी क्या करते हैं, मांग को निर्धारित करने का काम करते हैं।